नए तीवर के साथ आ रही है आपकी पसंदीदा मासिक पत्रिका दलित दस्तक। हमारा लक्ष्य है 1000 नए सब्सक्राइबर। आज ही लीजिए अपनी वार्षिक सदस्यता सिर्फ 1200 रुपए में। नीचे दिए गए नंबर पर आज ही संपर्क करिए या व्हाट्सएप करिए। जय भीम। मेरा नाम सिद्धार्थ है। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा उस श्रेणी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज हमारे साथ ऐसे ही शख्स हमारे साथ है, एकनाथ वाघ, जो बहुजन समाज से ताल्लुक रखते हैं, समाज के सबसे निचले पायदान से आते हैं, और वो विदेश जाके अपनी आगे की शिक्षा पूरी कर रहे हैं। तो आज हम जानेंगे उनकी कहानी कि वो यहाँ से वहां तक कैसे पहुंचे। आपका बहुत बहुत स्वागत है एकनाथ भाई। जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ। आ, सब- मुझे सबसे यहाँ पे जी मेरी बात रखने का मौका देने के लिए। जी जी जी। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। आपके बैकग्राउंड के बारे में, आप कहाँ से ताल्लुक रखते हैं तो लोगों को पता चले। जी। आ, मैं महाराष्ट्र के बुल्धाना ज़िले से आता हूँ। मेरी आ, बचपन की शिक्षा गांव के सरकारी स्कूल में ही हुई थी। मैं एक काश्तकार फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे जैसे आजकल हम एक टर्मिनोलॉजी में बिठाते हैं, एक फर्स्ट जनरेशन लर्नर या फर्स्ट जनरेशन स्टूडेंट। मेरे फैमिली में अभी तक कोई एक फॉर्मल स्कूलिंग जिसको बोल सकते हैं हम, वो नहीं लिया है। मैं एक फॉर्चुनेट रहा हूँ, मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और मेरा एकेडमिक्स फॉर्चुनेटली एक अच्छे अच्छे अच्छी जगहों पे हुआ है। और आर्थिक समस्याओं से जूझते-जूझते और बाहरी सपोर्ट लेते-लेते यहाँ तक एक लंबा सफ़र रहा है। तो सबसे पहले आप अपने बचपन के बारे में बताइए। कैसा था एक बहुजन बच्चे को, दलित बच्चे को, उस समाज में जो मतलब आगे पढ़ना चाहता है, बढ़ना चाहता है, एम्बिशंस देखता है। तो क्या क्या दिक्कतें आई और आप उससे कैसे जूझे और कैसे आप निखरे, फिर आगे पहुंचे। आप उसके बारे में बताइए। देखिए, ये जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो बना ही ऐसा लगता है कि इसमें जो बहुजन और निचले तबकों से बच्चे जो आते हैं, वो यहाँ तक ना पहुँचे। चाहे ये सोच समझ कर बना हुआ है या ऐसा ही बना हुआ है। लेकिन इसमें ये सबसे अहम बात है कि इसमें कोई यह नहीं देख रहा है कि इस स्ट्रक्चर की, इस ढांचे की वजह से समाज के निचले तबकों के जो बच्चे और जो अभ्यर्थी इस प्रक्रिया में आना चाह रहे हैं, वो नहीं, यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो जो मेरे लिए समस्या बचपन से यही रही कि आर्थिक जो फैक्टर रहता है हर एक चीज़ का, उसमें अपन और हमारे मतलब सिर्फ ये मेरी कहानी नहीं है, जो मेरे आजू-बाजू में जो सभी बहुजन विद्यार्थी रहे और जिनके साथ मैंने काम किया अब तक, जो मैंने देखा है, उन सभी लोगों की ये कहानी रही है कि उनमें मेरिट जो है वो हमेशा से रहा है। लेकिन जो बाहरी चीज़ें हैं उन्होंने उनको रोका है। तो मेरा तो फॉर्च्यूनेटली एकेडमिक्स में जैसे नवोदय विद्यालय में चुना गया, तो वहाँ से लेके अब तक एक स्मूथ जर्नी रहा है मेरा। मतलब उसको एकेडमिकली स्मूथ हम बोल सकते हैं। हम्म। लेकिन समस्याओं से तो भरा था। और ये हर एक बहुजन विद्यार्थी की शायद सेम ही कहानी होगी कि अ, उसमें अलग-अलग स्टेजेस पे अलग-अलग समस्याएँ आती हैं। जैसे मैंने मेरा नवोदय से शिक्षा पूरी होने के बाद जब मैं पुणे गया, तो वहाँ पे हमारी सबसे बड़ी समस्या होती है रहने की जी। जबकि हमने दाखिला लिया होता है एक अच्छे कॉलेज में, जैसे मुझे फर्ग्यूसन कॉलेज में अ, बैचलर्स करने के लिए एडमिशन मिल गया था, बट मुझे अ, रहने की बहुत सारी समस्याएँ थी। तो मुझे पहले 6 महीने जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का हॉस्टल होता है, उसके लिए जूझना पड़ा। हम्म। और एक सिस्टमैटिक और एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर्स उसमें भी थे, जबकि आप में मेरिट होता है, आप प्रूव कर देते हैं, फिर भी उसके बावजूद भी कुछ ऐसे बैरियर्स हैं जो आपको वहाँ तक पहुँचने नहीं देते। तो मेरी लड़ाई तो 12वीं के बाद ही शुरू हुई थी, और जो अपने हम्म। हक का है वो मैंने हमेशा छीन के लिया है। हम्म। तो हम्म। एक लंबे समय तक मुझे आंदोलन करना पड़ा था। और उसके बाद मुझे 6 महीने बाद मुझे हॉस्टल मिला था। शायद अगर मुझे हॉस्टल नहीं मिलता तो मुझे गाँव जाना पड़ता।
अच्छा एक नाथ भाई, मेरे मन में एक सवाल आ रहा था कि आप जब निकले अपने गांव से, या फिर आप जब उस उम्र में थे, तो आपके तमाम दोस्त भी होंगे जो आपके ही समाज से आते होंगे या फिर गरीब होंगे। तो मेरे ख्याल से आप ही शायद इतने आगे आ पाए अपने गांव से, या फिर अपने दोस्तों के को देखें तो वो तमाम बच्चे जो आपके साथ छूट गए, जो हो सकता है शायद वो भी पढ़ना चाहते थे, आगे हम्म, पढ़ना चाहते थे, या फिर वो भी होला हार्वर्ड कोलंबिया तक पहुंचना चाहते थे शायद, या फिर भारत के किसी अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पहुंचना पहुंचना चाहते थे, तो हम्म, वो क्यों नहीं पहुंच पाए? वो क्यों रह जाते हैं? वो क्यों छूट जाते हैं? उनको क्यों फैक्ट्रियों में काम करना पड़ता है, या फिर उस तरीके से जीवन बिताना पड़ता है जो बहुत ही मतलब बाई बाई चॉइस तो नहीं होता है, गेस वो बाई सोशल फोर्स ही होता है। तो आपको क्या लगता है इस बारे में? नो, जैसे जो जो अभी मैं बात कर रहा था ना कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो बना ही इसलिए है कि आप उस स्ट्रक्चर से बाहर ना आओ। अगर आप गरीबी में जी रहे हो तो संभावना है कि आप जिंदगी भर उस गरीबी में ही जियोगे, क्योंकि उस ढांचे को लांग कर बाहर आना एक लंबी लंबी लड़ाई है। और अ, मुझे लगता है कि एक हिडन फोर्स है जो हमेशा इन तबके के लोगों को दबाता रहता है। और हर एक पड़ाव पे एक समस्या है। आपके पीछे छूटने वाले परिवार, उनकी आर्थिक समस्याएं हैं। जैसे मेरे केस में शायद मैं सौभाग्यवश मेरे घर वालों ने मुझे अब तक पढ़ने का मौका दिया। लेकिन हमारी सबसे पहली समस्या होती है कि जैसे ही तुम 12वीं पढ़ पढ़ लेते हो तो आपके घर में रोजी रोटी और आपकी आमदनी कैसे आए, वहाँ से शुरुआत हो जाती है। तो मेरे शायद जो मेरे बाकी दोस्त हैं उनके साथ शायद यही हुआ कि उन्हें सबसे सबसे पहले अपनी अपनी रोजी रोटी और अपने घर वालों के देखभाल देखभाल देखनी पड़ी। तो वो शायद इतना लंबा पढ़ाई नहीं कर पाए, और ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं थी कि उनको पढ़ाई के साथ साथ उन्हें थोड़ा जो घर वालों की देखभाल हो सके, वैसे किसी स्कूल में दाखिला दाखिला मिल जाए। तो सभी समस्याएं मुझे लगती है कि सोशल तो है, बट उसके पीछे आर्थिक बहुत ज़्यादा तादाद में है। अ, भाई मैंने आपके बारे में पढ़ रहा था, जो एकलव्य के ऊपर जो पोस्ट आया था उस पे, कि आपने पढ़ते हुए तमाम काम भी किए जो मतलब आपके सर्वाइवल में जिसमें मदद की, राइट? जब आप जी। पढ़ना चाहते थे, तो हम्म, मतलब ये कितना मतलब मुश्किल होता है कि आप काम कर रहे हैं, आप साथ में पढ़ ही रहे हैं, और आप बहुत अच्छे नंबर ला रहे हैं, राइट? मैंने आपका वो देखा भी था जब आप आए थे नागपुर में, तो कितने अच्छे हम्म, से आप मतलब अपने एकेडमिक्स में भी काफी अच्छा किए। तो वो जो हम्म, बेसिकली ग्रेजुएशन के वक्त या फिर ट्वेल्थ के बाद की जो जर्नी है, जब हम्म, मतलब आप बड़े हो जाते हैं, आप आफ्टर 18, मतलब जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाकई आती हैं, तो वो कितना हम्म। मुश्किल होता है समाज मतलब एक समाज के तौर पे देखे, समाज के नजरिए से। तो उसके बारे में आप प्लीज बताएं तो। जी, जैसे जैसे मैंने अभी भी बोला कि 12वीं तक मुझे कोई समस्याएं नहीं आई, क्योंकि नवोदय विद्यालय में एक उन्होंने मेक श्योर कर लिया था कि बच्चों के हर एक चीज़, सुबह के ब्रश से लेके शाम के सोने तक की चीज़ों को जो सब सब मेक श्योर किया जाए कि इनको सब मिल रहा है। अ, बच्चों की अ, जो भी एस्पेक्ट होते हैं, कॉग्निटिव होते हैं, सभी को इम्प्रूव किया जाए। एक ऑलराउंड डेवलपमेंट करने की कोशिश करी थी उन्होंने। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जब आई जब हम ये कंफर्ट जोन छोड़ के पुणे चले गए। वहाँ पे तो एक अलग शौक ही था, क्योंकि अब सब खरीद के करना था। हर एक चीज़ की फी देनी होती थी, आपका रहने का, खाने का, ये सब पैसों से होने वाला था। और जबकि और ये सिर्फ मेरा नहीं था, मैंने मेरे आजू बाजू में वो सब लोग देखे जो बहुत बार सैटरडे और संडे को या किसी शाम को कैटरिंग का काम करते थे, जबकि मुझे वो इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ा। पर ज़रूरी ज़रूरत तो पड़ी ज़रूरत तो पड़ी। जैसे ट्यूशन सबसे आसान तरीका होता है जो हम किया करते थे, या अ, थोड़ा थोड़ा जो डिजिटल ट्यूशन बोल सकते हैं या फ्रीलांसिंग बोल सकते हैं। अ, वो काम करने की ज़रूरत तो पड़ी, क्योंकि जो पैसा हम घर से ले रहे होते हैं या फिर अपने अ, आर्थिक हालात घर वालों के भी उतने नहीं होते कि वो सालों सालों तक तुम्हें वो पैसा दे सकते हैं। तो और ये भी है कि एकेडमिक्स में भी तुम्हें एक्सेल करना है, क्योंकि आगे वाला जो जीवन है वो उसी पे डिपेंड करेगा।
तो सभी चीज़ों को साथ लेते हुए तो समस्याएं बहुत बहुत रहती है। और इवन इवन नवोदय से आने वाले बच्चों को भी मैंने ये सब करते हुए देखा है। और फॉर्चुनेट तो हम रहे कि हम टिक पाए। मैंने देखा है पुणे में कि जिन बच्चों को हॉस्टल में दाखिला नहीं मिला, जिन बच्चों को कोई काम भी नहीं मिला, तो उन्हें ड्रॉप आउट होना पड़ा। और ऐसी हजारों लाखों की कहानियां हमारे पास हो, जो कहानियां पर्दे पर नहीं आ रही है। जबकि हम अब यहाँ तक हमें मौका मिल गया है पढ़ने का, तो हमारी कहानी हम पर्दे पे या लोगों तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे हैं जो पर्दे पर नहीं आ पाए, जो पीछे छूट गए। तो पहली बार हार्वर्ड का ख्याल या फिर कोलंबिया या फिर विदेश जाने का ख्याल कब आया और कैसे आया? क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सोच पाते हैं कि हमें जेएनयू जाना है या फिर जामिया जाना है, डीयू हम्म। जाना है। लेकिन हार्वर्ड बहुत बड़ा नाम है और बहुत बड़ा अच्छा। ख्वाब है। तो वो ख्वाब कैसे सोचा आपने और कैसे आया आपके जहन में कि वहाँ जाना है? जी। हाँ, जैसे ख्वाब तो बचपन से तो था नहीं। ख्वाब बचपन से तो यही था कि बड़ा करना है, बड़ा बनना है। उसके रास्ते अलग अलग थे। जैसे पुणे हम गए थे, तो हम यही सोच रहे थे कि हम एक अच्छी सरकारी नौकरी पाएंगे और गांव का, देश का, समाज का नाम रोशन करेंगे। लेकिन जो आम सारे जैसे मिडिल क्लास से गरीब जो बच्चों का ख्वाब एक होता है एक कि वो मिडिल सरकारी क्लास, नौकरी एक कर। मध्यम वर्गीय हाँ, बच्चों का सपना होता है। गरीब और सरकारी नौकरी करके जी समाज। जी जी जी। जी, तो उसी 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 टारगेट को लेके हम पुणे गए थे। और जब धीरे धीरे पढ़ते गए, सोचते गए, तो बाहर की दुनिया भी दिखने लगी कि इससे इससे अलग एक दुनिया है। और जब कोविड लगा, तो उसमें मैंने बहुत सोचा कि क्या इस चक्र में कितने दिन और रहना चाहिए, क्या यही एक तरीका है बड़ा बनने का, और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। तो शायद कोविड का समय था जब मैंने सोचा कि अब बाहर बाहर विदेश जाके एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तब हार्वर्ड में जाएंगे ऐसा सोचा नहीं था। हम्म, मेरा हमेशा से सपना था। जैसे मैं अर्थशास्त्र बैकग्राउंड से आता हूँ, तो हम्म, मुझे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जाना था, जहाँ से बाबा साहब पढ़े हम्म, हैं। हम्म, और सबसे पहला दाखिला मैंने वही लिया था। हम्म, लेकिन पहले साल मुझे एडमिशन भी बहुत लेट मिला और स्कॉलरशिप भी नहीं मिली, तो मुझे हम्म, वो चांस खो देना पड़ा। हम्म, तो और जब दूसरे साल मैंने कोशिश करी, तब मैंने सोचा था कि अब थोड़ा लेवल अप करके हम ऐसे कोई विश्वविद्यालय में दाखिला लेने की कोशिश करते हैं, जो हम्म, शायद पिछले से बेहतर हो। हम्म। तो क्या क्या चुनौतियां होती हैं जो जब हम विदेश जाने का सोचते हैं बेसिकली, क्योंकि आम बच्चों को नहीं पता होता कि कैसे जाना है। वो हम्म। सिर्फ सोचते हैं और फिर सोचते हैं कि नहीं ठीक है, यहीं पे पढ़ लेते हैं, यहाँ पे इतने अच्छे विश्वविद्यालय है। तो क्या क्या चुनौतियां आपने फेस की और क्या क्या चुनौतियां जो आम बच्चे फेस करते हैं, तो वो डाउट में आते हैं फिर छोड़ छोड़ देते हैं कि नहीं नहीं करना है। तो वो क्या क्या चुनौतियां होती हैं, उससे पार कैसे पाना मुझे जैसे मेरी खुद की भी चुनौतियाँ बता दो, और एक आम लोगों को जो चुनौती आती है उसके बारे में भी बात करते हैं। है? सबसे अहम है भाषा। हम्म, जबकि हमारी बचपन से ही पढ़ाई हमारे वर्नाकुलर मीडियम्स में हुई होती है। हम्म, जैसे मेरी बहुत सारी पढ़ाई मराठी और हिंदी में हुई, हम्म, जबकि इंग्लिश से मेरा एक अच्छा सा नाता रहा। हम्म, तो मुझे इतनी समस्याएं नहीं आई। हम्म, लेकिन आमतौर पर एक सामान्य बच्चा जो सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहा होता है, उसकी हम्म, पढ़ाई हिंदी माध्यम में या उनकी लोकल लैंग्वेज के माध्यम में ही होती है। तो हम्म, यहाँ आने पे सबसे बड़ा हर्डल यही होता है कि आप आपकी भाषा को लांग कर अंग्रेजी माध्यम में पढ़ो, क्योंकि सबसे पहले आपको एक अंग्रेजी की परीक्षा देनी होती है। तो वो पास, मतलब उसमें भी अभी बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके हैं, लेकिन वो एक पैरामीटर होता है। आपको एक इंग्लिश के एग्ज़ाम पास करके ही आप ये एप्लीकेशन प्रोसेस में आते हो। और दूसरी समस्या है जो आमतौर पर सभी को आती है, ये जो पूरी प्रक्रिया है वो आर्थिक खर्चों से भरी पड़ी है। मतलब एक सामान्य घर से आने वाला इंसान कभी इसको एंड तक नहीं लेके जा सकता। जैसे भारत में कोई भी परीक्षा होती है, उसकी एक फ़ी होती है 1000 2000 तक। यहाँ पे हर एक विश्वविद्यालय की फ़ी कम से कम 10,000 होती है। अगर हम 10 जगह पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो हमारे सिर्फ 1 लाख इसी में खर्चे हो जाएंगे कि आपको एप्लीकेशन करने हैं, जो कि बहुत सारी फैमिली की सालाना आमदनी होती है। तो
ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है इसमें कि आपको वो 10,000 ना भरने पड़े। बहुत कम कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप रिक्वेस्ट करके वो 10,000 वेव कर सकते हो। लेकिन ये बहुत ही अहम चीज़ है, जिनके पास उतने सारे पैसे हैं वही अप्लाई करने का सोचते हैं। एप्लीकेशन के बाद तो अलग-अलग समस्या आती है। वो तो और भी बड़ी है, लेकिन हमें पहले ही स्टेप पे रोक दिया जाता है कि आपके पास पैसे नहीं है, आप भर नहीं सकते। तो ये मेजरली 2 चैलेंजेस शुरुआती समय पे मुझे लगते हैं। बाद में ये पूरी व्यवस्था ऐसे बनी है कि जो समाज के उछली तबकों से आते हैं, उनके पास हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन होती है कि आपको इंग्लिश का कोचिंग कहाँ मिलेगा। जैसे आपको एप्लीकेशन करने के लिए 3 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होते हैं। मतलब आपको कोई आपके प्रोफ़ेसर या आपके कंपनी में से कोई अ, चाहे सीईओ हो या कोई फाउंडर हो, कोई मैनेजर हो, उनसे आपको लेटर्स लेने होते हैं। अब ये तो उन्हीं के पास ज़्यादा होते हैं जिनका कल्चरल कैपिटल बहुत अच्छा रहा हो। जो बच्चे जिनको प्रोफ़ेसर, जैसे मुझे फ़र्ग्यूसन में कोई प्रोफ़ेसर जानता नहीं होगा, तो मुझे खुद से जाके उन्हें बताना पड़ा कि मैं आपका स्टूडेंट रहा हूँ और मुझे ये चाहिए आपसे। जबकि वो पहले हेजिडेंट थे देने को। ठीक है, तो ये तो सभी चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जब और ये बहुत अहम है इस सब प्रक्रिया में। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो अब ये जो चैलेंजेस है ये तो बहुत शुरुआती समय पे आते हैं, जो हमें एप्लीकेशन करने से ही रोक देते हैं। विश्वनाथ भाई, मुझे एक और चीज़ बताइए कि बेसिकली क्या कहते हैं, जो गवर्नमेंट्स के स्कॉलरशिप होते हैं, राइट, आपका भी पिछली बार मैंने पढ़ा कि जो आपका हार्वर्ड के एजुकेशन स्कूल में हुआ था एडमिशन, हुँ, तो वो जी, स्कॉलरशिप शायद टाइमली नहीं मिलने की वजह से वो हुँ, रह गया एडमिशन। जी, तो जी, गवर्नमेंट के पॉलिसीज और स्कॉलरशिप्स इस चीज में कितना साथ देते हैं बच्चों को, और कि क्या गवर्नमेंट को कुछ कुछ चीजें सुधार करनी चाहिए इन सब चीजों में, कि ताकि वो स्टूडेंट फ्रेंडली, मतलब फ्रेंडली हो सके, वो बच्चों के लिए हो, बच्चों को दिक्कतें ना हो, जी, उनके जी, आप जैसे आपके जैसे और बच्चों को छोड़ना ना पड़े एडमिशन, क्योंकि उनको स्कॉलरशिप टाइम पे नहीं मिल रहा बराबर। नो, बदलाव की तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। शुरुआती प्रक्रिया से लेके बच्चों के खातों में या विश्वविद्यालय के खातों में वो अमाउंट डिपॉज़िट होने तक हर एक पड़ाव पे बदलाव की ज़रूरत है। सरकारी मतलब सबसे अहम बात मुझे लगती है, जो बाकी देशों की स्कॉलरशिप होती है और जो भारत सरकार की स्कॉलरशिप है, उनमें जो ट्रीटमेंट बच्चों को मिलता है उसकी। एक स एक स्कॉलर के तौर पे यहाँ पे बच्चे आ रहे हैं, तो वो स्कॉलरली ट्रीटमेंट भारतीय छात्रों को नहीं मिलती है सर को, किसी भी राज्य सरकार या भारत सरकार की तरफ से। उनसे यही बर्ताव किया जाता है कि हम ये पैसे आपको दे रहे हैं। एक एक अलग भावना उसमें होती है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले वो भावना नहीं होनी चाहिए कि हम दे रहे हैं क्योंकि वो जनता का पैसा है, है। और वो जनता का पैसा, ये स्कॉलर्स आगे चल के जनता के लिए ही काम करेंगे या चाहे किसी फील्ड में भी काम करेंगे, तो वो फील्ड जनता के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। लेकिन बदलाव की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इस पे जैसे जिस प्रक्रिया में मैं रहा हूँ, अ, मैंने देश-विदेश की और भारत के अलग-अलग राज्यों की जो स्कॉलरशिप्स है उसका एक स्टडी किया है, उसकी पॉलिसी कैसे होनी चाहिए। इन सब पे एक अच्छा खासा रिसर्च किया है, तो पूरी स्क्रैप करके एक नई सिस्टम लानी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, जो उसमें एप्लीकेशन से लेके डॉक्यूमेंटेशन, फिर सभी सभी चीज़ों में मुझे गड़बड़ लगता है। जैसे अब मुझे आके 1 महीना हो रहा है और कोई स्कॉलरशिप सरकार की तरफ से मेरे यूनिवर्सिटी को नहीं गई है। तो इसमें हम्म, ये होता है, जैसे हार्वर्ड बहुत ही स्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी है। हम्म, अगर आपकी स्कॉलरशिप टाइम पे नहीं आती है, तो आपके अकाउंट पे या आपके एडमिशन पे होल्ड लगा दिया जाता है, आप क्लासेस नहीं कर पाते हो। जैसे मेरे अकाउंट पे होल्ड लगा दिया गया था, जो मैंने रिक्वेस्ट करके उठाया। तो यहाँ पे आप य यहाँ पे कोई दो ये नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, अगर आपकी फ़ीस टाइम पे नहीं आती है, तो आप क्लास में नहीं बैठ सकते हो, उतना सिंपल है। जबकि सरकार इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देती है। अच्छा, मतलब सरकारी गवर्नमेंट्स को भी काफी चीजें सुधारने की जरूरत है। जी। आप अभी अमेरिका में हैं, हार्वर्ड में हैं, तो
एज अ बहुजन छात्र, या फिर आप वहाँ पे यहाँ से संघर्ष करके वहाँ पहुंचे, तो आपको वहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, देखने पड़े, तमाम, आप उनके बारे में कुछ बताइए। यहाँ पे मुझे लगता है जो एक कल्चरल शॉक हमें मिलता है, हम जबकि भाषा का भी एक एक अलग ही अहम मुद्दा है यहाँ पे। लेकिन भारत से जो आने वाले छात्र हैं, उनमें से बहुतांश छात्र एक ऐसे तबके से आते हैं जो कभी सामाजिक या फिर आर्थिक समस्याओं से नहीं जूझे होते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद मुझे कल्चरली थोड़ी चीज़ें अलग लगी, जो शायद भारत में हम नहीं सोचते हैं। अ, जिस प्रकार के आर्थिक बैकग्राउंड से हम आते हैं, वो हम कभी सोच ही नहीं सकते कि उतनी ज़्यादा महंगाई यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, तो वो समस्या है। लेकिन जिस चीज़ पे मैं बात कर रहा था, जो भारत से आए हुए छात्र हैं, वो भी ऐसे सामाजिक आर्थिक बैकग्राउंड से आते हैं जिन्होंने कोई भी समस्याएं नहीं जूझी होती है, जो एक क्रीम तबके से आते हैं। तो यहाँ पे मुझे ये लगता है कि यहाँ पे अपने जैसे दिखने वाले भी जो लोग हैं, वो भी अपने जैसे है नहीं। तो अ, और एकेडमिकली भी चैलेंजेस हैं, जो पढ़ाई हम किए होते हैं यहाँ पे एक अलग ही स्ट्रक्चर होता है। तो हमें कोप अप करना पड़ता है। जैसे मैं सुबह जाता हूँ 7-8 बजे, तो मैं रात के 10 बजे वापस आता हूँ। तो बाकी लोगों से हमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। ये सब चीज़ें हैं। अ, ठीक है, अब हम अंत की ओर बढ़ रहे हैं, तो मेरा ये सवाल है कि आप अपने आप को आगे 1-2 साल में या फिर 3-4 साल में कहाँ देखते हैं, आपको क्या करना है आगे के वर्षों में? क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारा एक कोई भी मतलब गोल नहीं होता है, गोल होता है हम्म, लेकिन हम धीरे हम्म। धीरे डेवलप हो जाते हैं। तो आप अपने आप को आगे 1-2 साल में कहाँ देखते हैं? ये मुझे लगता है ये सबसे कठिन है बता पाना। लेकिन मेरे जो जो कुछ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म और मिड टर्म टारगेट्स रखे हैं मैंने, तो सबसे पहले अगर यहाँ पे, यहाँ जो अमेरिका में मेरा जो समय है, मैं कोशिश करना चाहता हूँ कि यहाँ पे अच्छा से अच्छा समय जाए, अच्छे अच्छे लोगों से जुड़ूँ मैं, यहाँ पे एक कम्युनिटी बिल्ड करूँ, और ऐसे कुछ संस्थाओं से जुड़ूँ जो भारत में या विदेश में समाज के लिए काम कर रहे हैं। और 2 साल के बाद मैं कोशिश करूँगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, जो शिक्षा पे काम कर रही है, जहाँ पे हम जैसे लोग जिनका एक खुद का लिव्ड एक्सपीरियंस रहा है, एक लंबी जर्नी रही है शिक्षा में, और समस्याओं से जूझी हुई लाइफ रही है, वो वहाँ पे जाके कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए। जो जिस जिस व्यू पॉइंट से हम दुनिया को देखते हैं, समस्याओं को देखते हैं, उसमें काम करें। और लॉन्ग टर्म में तो मेरा गोल भारत वापस आके जो जहाँ जो भी पॉलिसी में मैं जिसको और इक्विटेबल बना सकता हूँ, उसमें काम करूँ। ये मेरा आखिरी सवाल होगा। आप अपना रोल मॉडल किनको मानते जी, अब जैसे यहाँ इस पूरी जर्नी में बाबा साहब की, मतलब ये मोटिवेशन ही बाबा साहब का रहा है। जब जब भी मैं सोचता था कि ये समस्या इतनी आ रही है, और अभी भी मेरे दोस्त जो जो यहाँ आने के बाद मुझे पूछते हैं कि बताते हैं कि हमें पूरा बैकलॉग भर के निकालना है, अ, तो बाबा साहब ही रहे हैं, और वही मोटिवेशन रहा है कि अब यहाँ तक पहुँचे हैं, और उनकी लेगेसी आगे लेके जाएंगे, एक छोटी सी, चाहे चाहे छोटा सा कंट्रीब्यूशन क्यों न कर पाए। हैं? बहुत बहुत शुक्रिया एकनाथ भाई, आपने समय दिया। तो हमारे जी, साथ बहुत आज बहुत। एकनाथ भाई जुड़े थे, जिनकी कहानी आप सब ने सुनी कि कैसे वो एक निचले तबके से, निचले पायदान से, भारत के निचले पायदान से, महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से इतना ऊपर उठे, और आज हार्वर्ड में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई एकनाथ भाई, और थैंक यू सो मच वक्त देने के लिए। जी जी, जय भीम, थैंक यू। जय भीम। आप सब देखते रहिए दल दस्तक।